वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक्स आरबीएससी का जो कोर्स है उसका जो उपभोक्ता का संतुलन जो अपना पार्ट 1 हो गया था और उसका पार्ट 2 रह गया था। तो वही पार्ट 2 आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा और 1 बार में क्लियर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से छूटा था समसीमांत उपयोगिता नियम। गाइस, ये समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है? समसीमांत उपयोगिता नियम से आशय जो उपभोक्ता के द्वारा अपने सीमित संसाधनों यानी उसके पास सीमित संसाधन होते हैं। संसाधन यानी जो आप समझते हो कच्चा माल, ये जिससे वो उत्पाद मतलब जिससे वो उसकी मतलब जीवन में काम में आते हैं संसाधन, भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो संसाधन उसमें काम में आते हैं ना, वो संसाधन होते हैं। तो अपने सीमित संसाधनों से विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार क्रय किया जाता है कि अंतिम वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता समान हो जाए। यानी उसके पास सीमित संसाधन होते हैं, यानी ज़्यादा भी नहीं होते, बिल्कुल कम मात्रा में होते, सीमित का मतलब है ना। तो इस प्रकार से क्रय वो सो इस प्रकार से क्रय किया जाए कि अंतिम वस्तु से प्राप्त उपयोगिता समान हो जाए। यानी जो अंतिम वस्तु खरीदेगा ना, यानी जितनी ही वस्तु खरीदेगा उसको उसकी उपयोगिता समान हो जाए, ये समसीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है। और इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन भी यही है। अब चलते हैं, इसको मापने के लिए गाइस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता वस्तु का उपयोग करते हुए अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है। हाँ गाइस, ये सही है कि उपभोक्ता यही चाहता है कि कैसे न कैसे करके उसको वस्तु से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, और ये इसको मापने के लिए मुद्रा का उपयोग करते हैं अपन समसीमांत। मुद्रा का उपयोग कैसे कि मैंने 10 रुपये का कुछ भी खरीदा तो 10 रुपये की जो उपयोगिता प्राप्त हुई उसको माप लिया अपन ने 10 रुपये में, मुद्रा के द्वारा ही मापा इसको भी अपन ने। अब बात आती है एक वस्तु का उपभोग करने की दशा में संतुलन की शर्त। यानी कि उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग करेगा ना, तो संतुलन की शर्त क्या होनी चाहिए? एम यू एक्स बराबर पी एक्स, पी यानी कीमत और मात्रा एक्स, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स, यानी मात्रा बराबर कीमत मात्रा के बराबर होनी चाहिए। अब सीमांत उपयोगिता नियम में उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है तो संतुलन की शर्तें निम्न प्रकार होगी। एम यू एक्स बराबर पी एक्स एम यू वाई बट्टा पी वाई। जब दो वस्तुओं का उपभोग करता है एक से अधिक, वो जब एक का करता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके, एक से अधिक, एक या एक से अधिक। अब उदाहरण के तौर पे मान ले तो समसीमांत उपयोगिता नियम को एक सारणी द्वारा आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। एक उपभोक्ता के द्वारा 9 रुपये है, वो विभिन्न इकाइयों पर खर्च किए जाते हैं और ये उन वस्तुओं पर तब तक खर्च कर सकता है जब तक कि सीमांत उपयोगिता, यानी सीमांत उपयोगिता क्या, कि उसे प्राप्त नहीं हो जाए, सीमांत उपयोगिता उसे प्राप्त नहीं हो जाए। तो चलते हैं हम सारणी में। तो अपन को ले लेना है इकाई 1 2 3 4 5 और गेहूँ चावल चीनी, ये मैंने 3 वस्तु ले ली। तो आपको जैसे ये नंबरिंग दिख रहे होंगे कि पहले पे मैंने गेहूँ खरीदा 18 रुपये पे पहला पॉइंट, फिर दूसरे पे चावल खरीदा, फिर तीसरे पे इसने गेहूँ खरीदा वापस, फिर चौथे पे वापस ये चावल खरीदा, फिर 5वें पे ये खरीदा, 5वें पे चीनी खरीदी, छठे पे ये, 7वें पे, 8वें पे ये, 9वें। गाइस ऐसे करके इसने खरीद लिए। अब गाइस देखिए कि 4 इकाई तो इसने गेहूं की 1 2 3 4, 4 इकाई तो गेहूं की क्रय की, और 3 इकाई किस किस 3 इकाई 4 और 3 5 6 7 और 2 इकाई चावल वो चीनी की। तो 4 + 3 + 2 यानी कि टोटल 9, यानी कि 9 रुपये थे और 9 रुपये गेहूँ चावल चीनी पे इसने खर्च कर दिए। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको कैसे जैसे करके 9 रुपये पूरे करने, यानी 10 रुपये होते तो आपको कैसे जैसे करके 10 रुपये पूरे करने थे। यानी कि देखो इस यहाँ पे मेरे 9 रुपये बराबर हो गए। अब जो ये 4 वाला पॉइंट है ना गाइस, इसको ध्यान से समझना। ये यहाँ पे भी 12 आ रही है गेहूँ उपयोगिता, और यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, और ये तीनों समान हो रही है। और अपनी इसकी डेफिनेशन क्या थी? तब तक खर्च करेगा जब तक कि उसे समान उपयोगिता प्राप्त नहीं हो जाए, वस्तुओं से समान, अंतिम वस्तुओं से समान उपयोगिता प्राप्त नहीं हो जाए। तो इसने यहाँ तक खर्च किया और यहाँ पे इसको समान उपयोगिता प्राप्त हो गई। तो गाइस ये ज़रूरी नहीं है आप यही सारणी बनाए, आप और भी बना सकते हो। वैसे सिंपल है ये वाली सारणी, और ये बिल्कुल तिरछा आएगा, ऐसे नहीं कि आप 12 12 यूँ सीधा आ रहा है। इसका ये नियम है, ये तिरछा ही आता है, यानी कि ये तिरछा ही, जैसे ये लाइन जा रही है ऐसे आएगा। तो गाइस आपको आई होप आपको ये सारणी समझ में आ गई। इसकी बहुत सारी सारणी बना सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल में ऐसे मतलब सारणी से समझाइए, उदाहरण समझाइए, ऐसे नहीं आती है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। और चलते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व। समसीमांत उपयोगिता नियम अर्थशास्त्र में उपभोग उत्पादन विनिमय वितरण इन सभी क्षेत्रों में लागू होता है। इसलिए अर्थव्यवस्था में समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व, यानी कि ये उत्पादन उपभोग उत्पादन के जो साधन है ना, उन सभी पे लागू होता है।
अब सीमित संसाधन, इसका महत्व क्या होता है कि मैंने बताया था सीमित संसाधनों से उत्पादन को अधिकतम करना। ये वजह से उसके पास सीमित संसाधन यानी कि जो भी उत्पादन करने में उसके साधन काम में आते हैं वो उसकी मात्रा कम होती है, तो वो ये चाहता है कि सीमित मात्रा में ही अधिकतम उत्पादन करूँ मैं। और ये कीमत निर्धारण में उपयोगी है, हाँ सही है, और वितरण के क्षेत्र में इसका विशेष महत्व है। अब चलते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम की कठिनाइयाँ। उपभोक्ता का विवेकशील होना, यानी कि उपभोक्ता विवेकशील नहीं होते, यानी कि समझदार नहीं होता उपभोक्ता। वो अपनी पसंद के अनुसार मतलब अनुपयोगी वस्तुओं को भी क्रय कर लेता है, यानी कि अपनी विवेक से काम नहीं लेता वो, कहने का मतलब। वो बजट की अवधि निश्चित नहीं होती गाइस, इसमें बजट की अवधि अनिश्चित होती है, क्योंकि बजट है ना एक साल में बनता है अपने, तो इसकी अवधि निश्चित नहीं मानी है, कब भी हो जाता है इसमें, इसलिए निश्चित नहीं होती, इसलिए इसकी एक कठिनाई है ये। ऐसा माना जाता है कि सभी वस्तुएं विभाज्य है, जबकि वास्तविकता में मकान अथवा कार जैसी वस्तुएं अविभाज्य होती है, यानी कि विभाज्य नहीं होती। मकान जैसी वस्तुएं, मकान कार जैसी वस्तुएं, इनकी निश्चित मात्रा ही खरीदी जा सकती है, यानी दो। गाइस आप भी समझते होंगे मकान ये अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। अवास्तविक, शॉर्ट में बोले तो ये अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। अब अवास्तविक मान्यता पर क्यों आधारित है? गाइस ये बोल रहा है कि जैसे कार और मकान अपन निश्चित मात्रा में या तो एक कार खरीदेंगे या एक मकान खरीदेंगे। ऐसे थोड़ी है कि अपन मकान 1/2 भाग खरीदेंगे या कार 1/3 भाग खरीदेंगे, 1/4 भाग कार खरीदेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये बोलता है कि अवास्तविक मान्यता पर आधारित है, ये निश्चित मात्रा ही क्रय की जाती है इसमें, इसलिए वस्तु अविभाज्य होती है। अब चलते कीमत में, हाँ कीमत में परिवर्तन होता ही है इसमें, वो उपयोग वस्तुओं के अनुसार। अब आता है अपने तटस्थता वक्र। तटस्थ वक्र ये गाइस ये क्या होता है? ये दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग व दो वस्तुओं की मात्राओं को दर्शाता है, जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि, यानी कि ये दो वस्तुएं होती है एक्स और वाई वस्तु। तो जो ग्राफ बनता है ना वहाँ पे दो वस्तुओं के संयोग उनकी मात्राओं को दर्शाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा संयोग कैसे दर्शाता है। और इसमें एक खासियत ये रहती है कि उपभोक्ता को हर बिंदु पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है इसमें। तो ये तटस्थता वक्र की डेफिनेशन हो गई। अब चलते हैं इसका चित्र। गाइस ये देख लीजिए इसका चित्र कि ये संयोग है, ए पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, पहला ABC दे देता हूँ, D, E और F, यानी कि जो बिंदु दिख रहे हैं ना आपको ये संयोग को ही दर्शा रहे हैं, यानी कि ABC, इसे संयोग कहते हैं। अब समझ गए आप संयोग का मतलब। अब इस वस्तु की मात्रा देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 ले ली, और वाई वस्तु की 25 25 20 16 13 11 10, 25 20 16 13 11 10। अब संतुष्टि एक से यानी कि समान संतुष्टि है, कुछ भी मान लो आप, लेकिन समान रखनी है, वो तो होता ही है इसमें, समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब एक्स वस्तु जानते हो आप यहाँ पे दर्शाएंगे, और वाई वस्तु अपन यहाँ पे दर्शाएंगे। अब इसके अनुसार आप मान लेंगे कि एक पे पहले देख लीजिए कि 25 था, एक पे 25 था सारणी में, तो एक पे मैंने 25 मान लिया, 2 पे 20 मान लिया, 3 पे 16 मान लिया, 4 पे 13, ऐसे करते करते छठे पे 10 मान लिया, और ये इसका ढाल यूँ हो गया। तटस्थ वक्र का ढाल गाइस ऐसे ही होता है, तटस्थ वक्र का ढाल। और तटस्थ मानचित्र की बात करें तो गाइस तटस्थ वक्र और तटस्थता मानचित्र दोनों अलग अलग होते हैं, ध्यान में रखना ये बात। अब चलते हैं तटस्थता मानचित्र पे। तटस्थता मानचित्र गाइस ये चित्र दिख रहा होगा आपको, यानी कि ये वाला चित्र में विभिन्न तटस्थ मानचित्र दर्शाया गया है। सबसे नीचे वाला वक्र ऐसे तो सभी संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं गाइस, ये तटस्थ वक्र में सभी बिंदु पर समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, ऐसे नहीं बोल रहा कि, लेकिन जो सबसे नीचे वाला तटस्थता वक्र है ना वो कम संतुष्टि प्रदान कर रहा है, और सबसे ऊपर वाला यानी दाहिनी वाला IC3 वाला, ये ना ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला अधिक संतुष्टि प्रदान कर रहा है। अधिक संतुष्टि क्यों प्रदान कर रहा है? क्योंकि ये सबसे ऊपर बना हुआ है, और ये नीचे वाला कम संतुष्टि प्रदान कर रहा है, और ये बीच वाला समान। तो ऐसे तो सभी समान संतुष्टि प्रदान करते हैं तटस्थ वक्र, लेकिन जो दाहिने वक्र पे होता है ना अधिक वाला, वो अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। अब आपके एग्जाम में तटस्थता मानचित्र भी आ सकता है, तो आप ये वाला चित्र बना देना। अब बात करते हैं इसकी विशेषता की। तो गाइस तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है? क्योंकि तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक इसलिए होता है क्योंकि जब एक वस्तु की मात्रा बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की मात्रा घटेगी, परंतु वस्तु से प्राप्त उपयोगिता तो धीरे धीरे। गाइस ये बात सत्य है कि जब एक वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मात्रा घटेगी। आपने ये पहले अवसर लागत में भी पढ़ा होगा कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु उसके लिए त्याग करती है, तो इसमें भी ऐसा ही होता है गाइस। गाइस यहाँ पे वाई वस्तु ले लेंगे एक्स वस्तु, ये कीमत तो गाइस समझाने के लिए लिखा है मैंने यहाँ पे,
और आप लिख सकते हो, एग्जामिनर को इससे बढ़िया समझ में आएगा। तो देख लीजिए गाइस कि जब एक y की मात्रा घटी ना यहाँ पे, तो x की मात्रा बढ़ी है, यानी कि y की तो घट रही है, y की p से p1 नाम दे दो, p1 हो गई, और जबकि x की क्या हो गई, x से x1 हो गई, बढ़ गई, यानी कि x की मात्रा बढ़ रही है और y की घट रही है। एक वस्तु की बढ़ेगी तो दूसरी, और इसमें मांग के नियम की इसकी एक ट्रिक है, इसको मांग के नियम के हिसाब से समझ लो। यानी कि जब कीमत अधिक होगी ना तो उसकी मांगी गई मात्रा, मतलब समझ लो, ऐसे मत लिख देना कि वो तो ट्रिक बता रहा हूँ मैं इसकी, और कीमत कम होने पर इसकी मात्रा यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि ज़्यादा हो जाएगी। इसको गाइस ये एक ट्रिक है, या आप अपने फ्रेंड से शेयर करो तो कर देना, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे मत लिख के आना कि वस्तु की मात्रा बढ़ी। वो तो मैंने समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैंने भी ऐसे याद किया था कि इसमें मांग का नियम लागू हो जाएगा, मुझे याद करने की ट्रिक है। अब तटस्थता वक्र दाहिने वक्र पर अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, ये मैंने बताया था कि अभी उस वाले चित्र की जैसे ही कि ये दाहिने वक्र पे थर्ड वाले पर अधिक संतुष्टि प्रदान कर रहा है। ऐसे तो सब पे करता है, लेकिन अभी मैंने बताया कि जो सबसे ऊपर होता है, सबसे दाहिने वक्र पर होता है, वो अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, और बीच वाला समान, और ये नीचे वाला है ना, सबसे कम संतुष्टि प्रदान कर रहा है। अब एक्स वस्तु यहाँ पे, वाई वस्तु यहाँ पे, वही ऐसा चित्र बन जाएगा। चित्र तो गाइस इनके सिंपल है। अब आता है दो तटस्थता वक्र आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटते, यानी कि ये वक्र आपस में इसलिए नहीं काटते क्योंकि ये संतुष्टि के को पूरा नहीं करते। गाइस तटस्थ वक्र में क्या होता है कि हर बिंदु पर समान संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ये दोनों ही तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, तो संतुष्टि का स्तर समान कैसे होगा? इसलिए कि तटस्थ वक्र दोनों एक दूसरे को आपस में नहीं काटते, क्योंकि ये संतुष्टि के स्तर को पूरा नहीं करते। आप देख रहे होंगे कि दोनों तटस्थता वक्र एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं। और अब तटस्थ वक्र में अपन जानते हैं कि दो वस्तुओं को दर्शाते हैं, एक्स वस्तु एक्स पर और वाई वस्तु इस पर दर्शाते हैं, वो वाई पर। तटस्थता वक्र मूल बिंदु से ऊपर की ओर होता है, यानी कि गाइस मूल बिंदु से ऊपर की ओर क्यों होता है? ये घटती हुई प्रतिस्थापन सीमांत दर के कारण ये मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होता है, यानी कि इसकी विशेषता है कि ये मूल बिंदु से घटती हुई प्रतिस्थापन की सीमांत दर का ढाल गिरता हुआ होता है। अभी मैं चित्र में बताऊंगा, वो घटतर होती है, तो उसी के कारण है ना, ये तटस्थ वक्र मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होता है। बाई से दाई की ओर चलने पर ये ऊपर की ओर होता है, ये बाई से चल रहा है, ये दाई ओर आता आता यूँ होता है ये। और मूल बिंदु की बात करें तो ये रहा मूल बिंदु, और एक्स वस्तु यहाँ पे, वाई वस्तु यहाँ पे। तो ये तटस्थता वक्र का पूरा हुआ। अब अपना दूसरा टॉपिक आता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटतर है। घटतर क्या मानी, आप मान लो कि ढाल गिरता हुआ होता है। इसमें दो वस्तुओं के संयोग, इसमें भी दो वस्तुओं के संयोग व उनकी मात्रा को दर्शाते हैं गाइस अपन इसमें। एक वस्तु के लिए वाई वस्तु का प्रतिस्थापन कहलाता है, यानी कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए अपन वाई वस्तु कुछ त्याग करती है, यानी कि इसमें भी वैसा है कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी। तो इसको शॉर्ट में समझ लीजिए कि एक वस्तु के लिए वाई वस्तु के प्रतिस्थापन को बताया जाता है, यानी कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए वाई अपना त्याग करेगी, प्रतिस्थापन का मतलब घटेगी। देख लिए चित्र, ये पहले सारणी, आपको सारणी समझा देता हूँ। संयोग ए बी सी डी, ये जो संयोग दे रखे हैं ना चित्र में, अभी बताऊँगा ये। और एक वस्तु है गाइस, एक वस्तु आपको ज़्यादा शॉर्ट तरीके में 1 2 3 4 5 ही लेनी है, ये शॉर्ट एंड ईजी भी होता है। अब वाई वस्तु कुछ भी ले लो जैसे, लेकिन घटती भी होनी चाहिए, 15 10 6 3 1। अब जो इसकी बात करते हैं, ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ये मैंने कैसे निकाली? प्रतिस्थापन की सीमांत दर में गाइस मैंने ऐसे नहीं, ये घटतर यानी कि घटती भी होती है, ये तो आपको पता ही है, इसका ढाल गिरता हुआ होता है। अब देख लीजिए गाइस, पहले पे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 15 में से 15 घटाएंगे तो जीरो ही आएगा इसको निकालने का, और एक में से एक घटाएंगे तो भी जीरो ही आएगा, इसलिए पहले पे कुछ भी नहीं आएगा। अब 15 में से 10 घटाएंगे ना अपन, तो 5 आएगा, 5 आएगा, यानी कि 5 ये रहा, 5 ये रहा। अब जब दो में से एक घटाएंगे तो एक आएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो भी एक आएगा, ऐसे 4 में से 3 घटाएंगे तो भी एक, 5 में से 4 घटाएंगे तो भी एक, ऐसे करके गाइस ये एक एक होते जाएगा, और इसके बीच अनुपात को अपन दर्शा देंगे। अब इसमें भी ऐसा ही होता है गाइस, 10 में से 6 गए 4 वाई, 6 में से 3 गए 3 वाई, 3 में से 1 गया 2 वाई। यानी कि निकालने का तरीका है कि घटाएंगे अपन एक्स और वाई में से, और इसके प्रतिस्थापन की सीमांत दर ऐसे ही निकलती है घटा कर। अब इसका चित्र आपको दिख रहा होगा कि वो एक्स पर एक्स वस्तु और वाई पर वाई वस्तु। अब 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे ये लिखी थी। अब चलते चित्र को समझने। अब गाइस देख लीजिए, एक पे जैसे मेरे क्या था, 15 था, एक पे 15 थी, एक वस्तु को लेकर वाई वस्तु एक पर 15, और 2 पे 10,
यानी कि 10 पे और 3 पे 6, 4 पे 3, 5 पे 1। तो ऐसे करते करते इसका ये ग्राफ बन जाता है। गाइज ये है ना, यहाँ पे शून्य मत कर देना इसको, यानी कि पूरी यहाँ पे मत ले जाना शून्य 5। ये यहाँ से क्या होता है, ये उठता हुआ होता है, ये यहीं पे ही होगा, जैसे मैं पॉइंट लगा दूँ ये यहीं पे ही होगा, ये उठता हुआ होता है, ये बिल्कुल शून्य नहीं होता, क्योंकि ये इसके बाद ये ऊपर की ओर बढ़ता है, इस वजह से इसको कभी शून्य नहीं करना अपन को। और ये जो मैंने बीच में डेढ़ डेश लगाया, ये बता रखे कि जैसे डेढ़ डेश इसलिए लगाया कि 1 पे 15 को बता रहे, यानी कि 15 यहाँ पर है, तो 1 पे 15 को यहाँ पे बता दिए, 2 पे 10 को यहाँ पे बता दिए, 3 पे 6 को यहाँ पे, इसलिए मैंने ये डेढ़ डेश लगाया। आप चाहे तो लगा सकते। अब गाइस इसमें मैं बता रहा था कि इसका ढाल गिरता हुआ होता है, वो तो सही है कि ढाल गिर रहा है इसका। अब एक वस्तु के लिए y वस्तु का प्रतिस्थापन कैसे कहला रहा है, यानी कि y वस्तु की मात्रा देखिए देखिए आप, घट रही है 14 से 12, 10, 8, 6 ऐसे करके 2 हो गई, घट रही है। अब एक्स वस्तु की बात करें तो बढ़ रही है मात्रा, पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर ई बिंदु पर 5 हो गई, यानी इसकी तो बढ़ रही है और इसकी घट रही है। यानी इसमें भी ऐसा ही है कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की मात्रा घटेगी। ये इसको अपन ये ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स वस्तु के लिए वाई वस्तु का प्रतिस्थापन कहला रहा है। और इसमें भी गाइस संतुष्टि का स्तर समान रहता है, इसमें भी संतुष्टि का स्तर समान रहता है, और वस्तु से प्राप्त उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ये घटेगी नहीं गाइस, जीरो इसलिए नहीं होती क्योंकि वस्तु से प्राप्त उपयोगिता बढ़ेगी, ये इसके बाद बढ़ती है, ए बिंदु के बाद ये बढ़ती है। आई होप आपको ये चित्र समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता के संतुलन से आशय कि उपभोक्ता वस्तुओं से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसकी आय सीमित होती है, और सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये उपभोक्ता का संतुलन है। सही है गाइस, उपभोक्ता आप भी यही सोचते होंगे कि मुझे वस्तुओं से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, लेकिन आपकी पास इतने आय नहीं होती, इतने पैसे नहीं होते, इस वजह से वो सोचता है कि मुझे कम आय में, सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त हो, यही उपभोक्ता का संतुलन कहलाता है। इसको एक मैं चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना चाहूँगा। तो ये चित्र देखिए, और एक्स पर एक्स वस्तु और वाई पर वाई वस्तु। जो ये एम ये रेखा दिख रही है ना आपको, ये बजट रेखा है गाइस। और ई बिंदु पर मैंने दो तटस्थ वक्र दर्शाया, एक तो ई बिंदु पर ये स्पर्श करता हुआ जा रहा है कीमत रेखा, बजट रेखा को कीमत रेखा भी बोलते हैं, है ना। और एक ये जो ए और बी बिंदु पर काट रहा है, दो तटस्थ वक्र दर्शाया है मैंने, और संतुलन बिंदु ई दर्शाया है मैंने, जहाँ पे ये स्पर्श कर रहा है या जहाँ से गुणोत्तर हो रहा है, एक ही बात। अब जो बात क्या आती है, दो तटस्थ वक्र तो दर्शा दिए, लेकिन संतुलन की शर्त होती है गाइस इसमें कि कीमत रेखा को स्पर्श करता हुआ होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो पहला वाला तटस्थ वक्र है ना, ये वाला, ये इसको स्पर्श करता हुआ हो रहा है, तो ये क्या है, ये संतुष्टि के स्तर को पूरा कर रहा है और उपभोक्ता की संतुलन की शर्त को भी पूरा कर रहा है। लेकिन ये जो कीमत रेखा को ही काट रहा है, इनकी बजट रेखा है, इनकी बजट रेखा का मतलब क्या होता है, उपभोक्ता अपनी सीमित आय से जो विभिन्न वस्तुओं पर क्रय करता है, यानी एक्स और वाई वस्तु की मात्रा खरीदने के लिए जो अपनी सीमित आय से क्रय करता है ना, खर्च करने के लिए, उसे बजट रेखा कहते हैं। अब ये आप देख लिए, ये इन दोनों रेखा को ए बी पे काटता है, तो ये उपभोक्ता संतुलन की शर्त को पूरा नहीं करता। तो आपको ऐसे ही करना है कि एक तटस्थ वक्र को जो आपको संतुलन की शर्त पूरी करनी है, और दूसरे वक्र को कीमत रेखा से काट देना है, क्योंकि ये पूरा नहीं कर रहा है, यानी कि उपभोक्ता संतुलन की शर्त को पूरा नहीं कर रहा। और ई बिंदु पर जहाँ पे ये काटता है, वहाँ पे इसका संतुलन हो जाता है, यानी संतुलन बिंदु कह लो, संतुलन बिंदु ई बिंदु पर। अब चलते इसकी शर्तें बता रहा था मैं। उपभोक्ता संतुलन की शर्तें गाइस ये होती है, तटस्थ वक्र कीमत रेखा पर स्थित होना चाहिए। ये सही बात है कि तटस्थ वक्र देख लीजिए गाइस, ये मैंने बताई थी कि ये कीमत रेखा है जो ये यूँ आ रही है, ये कीमत रेखा पर स्थित है। अब तटस्थ वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता हुआ जो होना, जैसे पहला वाला वक्र ई बिंदु पर स्पर्श कर रहा था, ये देख लीजिए आप, स्पर्श करता हुआ होना चाहिए, और ये दूसरा वाला नहीं कर रहा, तो ये उपभोक्ता संतुलन की शर्त को पूरा नहीं कर रहा, इसलिए मैंने 2 बताया समझाने के लिए। आप 3 भी बना सकते हो, लेकिन 2 सही रहते हैं। जहाँ तटस्थ वक्र और कीमत रेखा का ढाल बराबर होता है, हाँ गाइस यहाँ पर ई बिंदु पर दोनों ढाल बराबर होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं ये। और तीसरा पॉइंट आता है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु से ऊपर की ओर होता है। ऊपर की ओर कैसे होता है गाइस, ये कि ये ई बिंदु है ना यहाँ पे, तो यहाँ से ये ऊपर चल जाता है, जो नीचे थोड़ी कट रहा है, ये यूँ हो रहा है, इस वजह से। आइए अब गाइस आपको वीडियो समझ में आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।